अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। आजाद कश्मीर इंतखाबात में ईद से कबल ही खूब गहमा गहमी है। कौमी सियासी क़यादत कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के बाद इस्लामाबाद, लाहौर और लाड़काना की जानिब रवाना हो चुकी है या रवानगी की तैयारी में दिखाई दे रही है। गुज़श्ता 2 हफ्तों की इलेक्शन कैंपेन का जायजा आपके सामने रखते हैं कि आज़ाद कश्मीर में कौन सी जमात और किस सियासी लीडर ने क्या किया अभी तक। इंतखाबी नताइज कुछ भी हों, तमाम तर सियासी जमातों ने भरपूर इलेक्शन कैंपेन चलाई है। इस इलेक्शन कैंपेन में सबसे बड़ी गलती, जिसे गलती करार दिया जा रहा है, वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से हुई है, जो मुहिम को ऐन उरूज पर पहुंचाकर बैरून मुल्क रवाना हुए, जिसके बाद पीपल्स पार्टी की मुहिम मान पड़ी। ताहम आसफा भुट्टो ने इस मुहिम के अख्ताम पर उम्मीदवारों और जियालों की भरपूर हौसला अफजाई की। आसफा भुट्टो वहां पर मौजूद रही, फरियाल तालपुर साहिबा इस कैंपेन को लीड करती रही। कश्मीर इंतखाबात में अली अमीन गंडापुर ने सबसे ज्यादा नुकसान अपनी ही पार्टी तहरीक इंसाफ को पहुंचाया। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर ने नोट तकसीम करके कबल वक्त इंतखाबात जो धांधली की, यानी कि जिसे प्री पोल रिगिंग कहते हैं, कि इंतखाबात से पहले ही एक तासुर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुक्मरान जमात है वो प्री पोल रिगिंग कर रही है, लोगों में नोट तकसीम कर रही है और अवामी इज्तिमात में कर रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार कहा। अली अमीन गंडापुर साहब ने कश्मीरी अवाम के हवाले से मुतनाज़ कलमात कहे, जिसके बाद अली अमीन गंडापुर और तहरीक इंसाफ के खिलाफ रियासत भर में एक नफरत सी फैली। बाग में वो जूता क्लब में शामिल हुए, जबकि उन पर टमाटर और अंडे भी फेंके गए। अब यही नहीं हुआ, बल्कि वफाकी वजीर के मुहाफिजों की फायरिंग ने भी जलती पर तेल का काम किया। इस सारे अमल का नुकसान बज़ाहिर तहरीक इंसाफ को पहुंचा, जबकि इसके असरात वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के जलसों में भी देखे गए, क्योंकि इमरान खान साहब खुद जब जलसों में पहुंचे लोगों से मुखातिब होने के लिए, तो उनके 2 अहम जगहों पर होने वाले बड़े सियासी पावर शोज फ्लॉप दिखाई दिए। तहरीक इंसाफ की क़यादत किसी भी जगह पर ग्राउंड भरना तो दरकिनार, एक कॉर्नर मीटिंग जितने अफराद भी जमा नहीं कर सकी। अब कश्मीर इंतखाबात से सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उठाया है। पीडीएम से पीपल्स पार्टी की अलहदगी के बाद अपोजिशन जमातें बिलोमुम, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिलखुसूस कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जा रही थी। पीडीएम के अंदर और उनको एक गम तो था, एक चोट तो पहुंची थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनन अलहदा हुई है, जिसके बाद 10 जमातों का इत्तेहाद वो कम होकर 8 का रह गया। कश्मीर इंतखाबात के जरिए मरियम नवाज ने पार्टी में एक जान सी पैदा की। उन्होंने कानून साज असम्बली के इंतखाबात को पार्टी के सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल किया और मरियम नवाज साहिबा को जैसे एक प्लेटफॉर्म मिला, एक एवेन्यू मिला, जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया, उसको कैपिटलाइज किया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के नताइज अब जो भी हूँ, मरियम नवाज ने अपने जलसों के जरिए अवाम में एक तहरीक ज़रूर पैदा की है, उनमें सियासी शऊर उजागर हुआ है। वोट को इज्जत दो और फिर एंटी इस्टेब्लिशमेंट मुख्तलिफ हलकों के खिलाफ एक बयानियों को फ़रोग उन्होंने अपनी तकारीर के अंदर दिया। मरियम ने आज़ाद कश्मीर में तादाद के एतबार से तारीखी जलसे भी किए। एक दिन में 3-3 मकामात पर आवाम से खिताब किया है। उन्होंने आज़ाद कश्मीर के मसाइल से ज़्यादा अपने बयानिए पर उन्होंने एक बार फिर मीडिया पर अपनी ज़ात और नवाज शरीफ को मौजूए बहस बनाने में भी अहम किरदार अदा किया। इस हवाले से मरियम नवाज साहिबा के कुछ जो स्टेटमेंट्स हैं, उनके जो जलसे हैं, उनकी कुछ क्लिपिंग्स आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले इदारों से मुताल्लिक उन्होंने क्या कहा, जरा उसकी एक हल्की सी झलक आपको दिखाते हैं। इसको कहता था ना सेम पेज पे हैं, वो अब शेम पेज बन चुका है। जब बिजली महंगी होती है तो लोग आपका नाम लेते हैं, जब इमरान खान चीनी महंगी करता है तो लोग सिलेक्टर्स को कोसते हैं। नवाज शरीफ ने जिन लोगों पर तनकीद की, उसको किसी इदारे पर तनकीद का नाम न दिया जाए। लोगों ने जो काम किए उसका नुकसान न सिर्फ पाकिस्तान को और कश्मीर को पहुंचा, बल्कि इदारों को खुद भी उसका नुकसान पहुंचा है। तरक्की का रास्ता अपनाना है तो इदारों को भी नवाज शरीफ के बयानिए पर चलना होगा। अब आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में मरियम नवाज का बयानिया बाज़ जगहों पर बाज़ औक़ात कन्फ्यूजन का शिकार भी दिखाई दिया। वो कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जिससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज साहिबा के स्टेटमेंट्स में, उनके नैरेटिव के अंदर एक कन्फ्यूजन से दिखाई दे रही थी, जरा वो भी आपके सामने रखता है। मुझे उन बच्चों पर जो वर्दी में मलबूस थे, पाक फौज के जवान, मुझे उन पर बहुत प्यार आया। जानते हो कि इनकी तनख्वाहें आखिरी बार कब बढ़ी थी? नवाज शरीफ के दौर में। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर फौजी जवान अपनी ड्यूटीज अदा कर रहे हैं। मैं ये बात आपको बताऊं जो आप लोगों के लिए शायद इंकशाफ होगा। हर फौजी जवान जो मेरे रास्ते में खड़ा था, उसने सीने पे हाथ रख के मेरा इस्तकबाल किया। फौजी ने मेरी गाड़ी रोककर उसने कहा कि मैडम आपकी स्पीचेस हमें मोबाइल रखने की इजाजत नहीं, आपकी स्पीचेस हम रेडियो पे सुनते हैं। इन स्टेटमेंट्स के बाद एक कंफ्यूजन सी भी दिखाई दी कि मरियम नवाज साहिबा का हदफ तनकीद है क्या,
वो कि उन्होंने कहा कि उनकी तनकीद इदारे पर नहीं है या इदारों पर नहीं है बल्कि अफराद के खिलाफ है, सरबराहान पर है, जिसके बाद यकीनन ये सवाल भी उठता है कि सरबराहान को इदारे से अलहदा रखकर देखा जा सकता है। क्या अफराद पर तनकीद, इदारे पर तनकीद नहीं है? उसके बाद वो नैरेटिव, वो स्टेटमेंट्स जो मज़ाहमत का नैरेटिव है और एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव है, यकीनन उस हवाले से भी बहुत सारी चहमगोइयाँ हुई। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दौरान मरियम नवाज वीडियो कॉल्स के जरिए जलसे के मनाजिर पार्टी लीडर नवाज शरीफ को भी दिखाती रहीं। वो हर जलसे में खुद को कश्मीर की बेटी कहती रहीं। जैसे हुकूमत वक्त ये कहती है कि वो कश्मीर कार्ड भी प्ले कर रही थी। वो वज़ीर-ए-आज़म की खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी, महंगाई, मईशत समेत कश्मीर के मुस्तकबिल पर भी सवालात उठाती रहीं। मरियम नवाज साहिबा ने कश्मीर की इस कैंपेन के अंदर पॉलिटिकली वो कौन कौन से इशूज़ और कंसर्न्स को रेज किया है, ज़रा उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। कश्मीर का मुकदमा कमजोर नहीं है। ये जो तुम कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करने का फॉर्मूला लेकर फिर रहे थे ना, मेरी इतला के मुताबिक कश्मीर के मुजरिम तुम हो इमरान खान। ये कश्मीर का इलेक्शन नहीं जीतना चाहता, यहाँ पर अपना वजीर आजम इसलिए लाना चाहता है क्योंकि वो कश्मीर को सूबा बनाना चाहता है। आपसे आपकी आजादी, आजाद कश्मीर की आजादी, आपकी पहचान, आपका तशख्खुस छीना जाए, आपसे आपका झंडा छीना जाए, आपसे आपकी सरजमीन छीनी जाए और आपको पाकिस्तान का सूबा बना दिया जाए। जहां तमाम तर जमातों की तरफ से पाकिस्तानी सियासत, नेशनल पॉलिटिक्स पर बात हुई, अब एक दूसरे पर तनकीद का नश्तर भी चलाया गया, वहीं पर मरियम नवाज साहिबा ने जो कश्मीर की पॉलिटिक्स है और कश्मीर की पॉलिटिकल डायनामिक्स है उसका बड़ा बखूबी जो है वो जिक्र किया है। और कश्मीर के अंदर इश्यूज़ क्या हैं, बयानिया क्या है, किसको लेकर चलना चाहिए। मरियम नवाज साहिबा की तरफ से जहां पर बोलना चाहिए था वो बोली हैं, जहां पर खामोशी इख्तियार करनी चाहिए थी वहां पर वो खामोश भी दिखाई दी हैं। लेकिन उन्होंने अपने जलसों के अंदर, जैसे जीबी इलेक्शंस के अंदर प्री पोल रिगिंग की बात हो रही थी, जैसे आम इंतखाबात 2018 के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून धांधली की बात करती है, कश्मीर इलेक्शन से पहले ही मरियम नवाज साहिबा ने प्री पोल रिगिंग से मुतालिक भी एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की है। वो क्या कहती है, जरा वो भी आपके सामने रखता है। कि अगर मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की तो आप अगर बैठेंगे शायरा दस्तूर पे तो मरियम नवाज आपके साथ बैठेगी इंशाअल्लाह। याद रखो कि अगर तुमने मुस्लिम लीग नून का जीता हुआ इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की, आजाद कश्मीर की आवाम तुम्हें छोड़ेगी नहीं। जो सुन रहा है सुन ले, मरियम नवाज शरीफ कश्मीर के इस जम्मे गफीर के साथ खड़ी होकर आपको तंबीह कर रही है, आपको वार्निंग दे रही है। अगर वो नवाज शरीफ का जीता हुआ इलेक्शन तुमने धौंस और धांधली से अपने नाम लगाने की कोशिश की तो याद रखो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। अब नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज के इन तमाम तर इल्जामात की वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने सख्ती से तरदीद की है। वो क्या कह रहे थे मीडिया से बात करते हुए और किस तरह इसका काउंटर आर्गुमेंट देते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। कश्मीर में मरियम नवाज इलेक्शन मुहिम कश्मीर की नहीं कर रही, नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं कर रही, नवाज शरीफ को लाने के लिए नहीं कर रही, वो इमरान खान के खिलाफ कर रही है। पीटीआई जो है वो जीत गई, ये हार का पहले इतराफ है। तो जनाब पीटीआई जीतने जा रही है। अब शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कश्मीर का मैदान फतह करने जा रही है, लेकिन मरियम नवाज साहिबा की जो कैंपेन रही है और उनकी मौजूदगी कश्मीर में, उसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बयानी को किस कदर तकवीयत दी है, क्या तकवीयत मिली है या बहुत सारी कन्फ्यूजन्स मजीद क्रिएट कर दी हैं। बहुत कुछ कहा है और यकीनन जब बहुत कुछ कहा जाता है तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स भी पैदा होती हैं, अननेसेसरी भी चीज़ें हो जाती हैं, इदारों को लेकर, अफराद को लेकर, नैरेटिव को लेकर कि असल में है क्या, फिर डील को लेकर भी। मरियम नवाज साहिबा ने ये कहा कि बहुत सारे लोग डील की बात कर रहे हैं लेकिन हम डील कैसे कर सकते हैं, और उस पर ये भी कहा कि हम इतनी कुर्बानियां देने के बाद डील कर लें, ये तो बेवकूफ़ी और पागलपना होगा। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम निहाल हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। निहाल हाशमी साहब, सबसे पहले तो ये बताएगा कि मरियम नवाज साहिबा ने कश्मीर इलेक्शन कैंपेन बड़े पुरअसर अंदाज में चलाई है, लेकिन उन्होंने अपनी इस कैंपेन के अंदर बार बार धांधली का जिक्र किया है, प्री पोल रिगिंग की तरफ वो इशारा कर रही हैं। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी डिफीट सेंस कर रही है, लग रहा है कि शिकस्त होगी, या फिर वाकई आपके पास कुछ ऐसे एविडेंसेस मौजूद हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो वफाकी हुकूमत है वो कश्मीर इलेक्शंस को सबूताज करने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो एविडेंस मेरे पास भी है और आपके पास भी है। 2018 का इलेक्शन आपने देखा होगा, उसमें जिस तरह से धांधली की गई और एक सिलेक्टर्स ने एक सिलेक्टर को ला के बैठाया,
इसी तरह से जीबी इलेक्शन में भी आपको धांधली सामने नजर आया था, और दूसरी जो चीज़ें उससे भी सोशल मीडिया भरा पड़ा है। तो हम तो माजी को देख के जो ट्रैक रिकॉर्ड है हमारे सिस्टम का, उसके मुताबिक हम बात कर रहे हैं कि जनाब ये धांधली। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि अंदर तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। निहाल साहब, एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है कश्मीर में, सेकेंडली ये कि इलेक्शन कमीशन वो इलेक्शन कमीशन नहीं है जो पाकिस्तान में है, जिसके अंडर पाकिस्तान में इंतखाबात होते हैं। वहाँ का इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार है, और फिर आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने एक्शन भी लिया कोड ऑफ कॉन्डक्ट पर। फिर भी आपको ये खदशा है? जी, यकीनन खदशा इसलिए है कि इमरान खान साहब के कैबिनेट के मेंबर ये कर रहे हैं कि नकदी लोगों को जाके बांट रहे हैं। आपने देखा होगा अमीन गेडापुर साहब की वो क्लिप्स पकड़ी गई, फिर उनके साथ जो वाक़या हुआ, फिर उनके जो कारवा थी उससे फायरिंग की गई निहत्ते कश्मीरियों पे। तो एक हर हाल में बाय हुक और बाय क्रुक ये चाहते हैं कि इलेक्शन जीत जाएं। तो ये हम आप सबके सामने नज़र आ रहा है, आईना की तरह नजर आ रहा है इस गवर्नमेंट की। ये जो कुछ हो रहा है यकीनन इससे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद एक्सपोज हुई होगी ना, जैसे आप कह रहे हैं कि ये तो सरफेस पे है, उसका अमल दखल उसमें बहुत ज्यादा है। तो इससे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद ठेस पहुंचेगी। इससे आपको ये खदशा कैसे है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन जीत जाएगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त हुक्मरान जमात है आज़ाद कश्मीर में, वो जो है वो डिफीटिंग एंड के ऊपर होगी, लूजिंग एंड पर होगी? देखिए, ये हमें खदशा नहीं है, ये कश्मीर के आम लोगों को खदशा है कि जिस तरह से यलगा किया अली अमीन गंडापुर साहब ने, जिस तरह से इमरान खान साहब के कैबिनेट के दीगर मेंबरान ने किया, जिस तरह से इमरान खान ने जाकर के वहाँ पे इलेक्शन से हट करके मरियम नवाज साहबा के साहबजादों के ऊपर बात की, इलेक्शन से हट करके अपनी कैंपेन, अपने प्रोग्राम, अपने मंशूर से हट के बात कर रहे हैं। तो ये वाजे हो रहा है जिस तरह से वो धमकियां दे रहे हैं, जिस तरह से धौंस दे रहे हैं, जिस तरह से। और फिर मैंने आपको कहा कि वफाकी वजीर जो है, वजारत है, वो कश्मीर को कंट्रोल करती है। अच्छा, निहाल हाशमी साहब सवाल ले लेना। अब मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि असल में मजामत होगी तो मफामत होगी, लेकिन कश्मीर इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक ही बयानिया है और वो मजामत का बयानिया है। तो ये बताइएगा कि अब जो मरियम नवाज साहिबा स्टेटमेंट्स दे रही हैं, क्या ये समझा जाए कि असल में मजामत तब आखिरी सांसों पे है कि मजामत हो तकरीबन जो है वो जैसे कहते हैं कि आखिर गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, कि अब मजामत जो है वो होगी, पीक पे क्लाइमेक्स होगा तो अल्टीमेटली अब मफामत होने वाली है, या फिर ये कि आपने सोच लिया है कि नहीं अब मजामत ही होगी और वो आम इंतखाबात 2023 के अंदर भी दिखाई देगी? ये असल में है क्या आप मफामत के करीब पहुंच गए तो मजामत कर रहे हैं, या फिर अब मजामत के साथ ही चलेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, ये बरसगीर हिंद के मुसलमानों की तारीख है मुजाहमत की। हमने जब भी मुफाहमत किया, तारीखी पंथ मंजर में जाए तो पाकिस्तान भी और बरसगीर हिंद के मुसलमानों को नुकसान हुआ। जब हमने मुजाहमत की बात की, मुजाहमत के माने अपने हुकूक की बात करना, इंसाफ की बात करना, जमहूर की बात करना, और मुफाहमत की माने होता है कि जो यूज़र पर होता है उसके साथ कुछ लो और कुछ दो की बात करना होता है। मुफाहमत के माने होता है कि जो आपने गलत काम किया उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए, जो गलत काम कर रहे हैं उसको भी नज़रअंदाज किया जाए, जो आइंदा आप गलत काम करेंगे उसको भी नज़रअंदाज किया जाए। तो हम इसको मानेंगे नहीं। पाकिस्तान गुज़श्ता 74 साल से वोट को चोरी करना चाहे। आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ मुफाहमत और मज़ाहमत एट द सेम टाइम दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं, आप ये कह रहे हैं? देखिए, मैंने आपको बड़े डिटेल में बताया कि मुफाहमत तो हम अपने मंसूबों के साथ करते हैं कि हम जी बड़े इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट लगाएं या छोटे लगाएं, हम कब कौन से मंसूबे पानी के बनाएं, कब हम डैम बनाएं, कब नौजवानों को लैपटॉप दें, कब हम कराची में बिजली घर बनाएं, कब हम मोटरवे बनाएं, कब हम रोड बनाएं, कब हम मेट्रो बस बनाएं। ये एक मुफाहमत होती है। तो ठीक है ना, यानी दोनों बयानिया एग्जिस्ट करते हैं, एक बयानिया शहबाज सिंह, मुजाहमत होती है और दूसरा बयानिया मरियम नवाज साहिबा लेकर चलती। जब कोई जमहूर के हुकूक पे डाका डाले, जब पाकिस्तान के सलामती पे बात होगी तो हम कोई मुफाहमत नहीं करेंगे, हम मुजाहमत करेंगे। नहीं, लेकिन आपकी पार्टी में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मरियम बीबी और नवाज शरीफ साहब के इस बयानिए से इख्तलाफ करते हैं और वो समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये जो आप मजामत का बयानिया इख्तियार किए हुए हैं उससे बहुत नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जो इख्तलाफ रखते हैं मियां नवाज शरीफ और मरियम बीबी के बयानिए से, तो वो इख्तलाफ के साथ खुदा हाफिज कहें, अपनी एक सोच के साथ अपनी मुफाहमत की पार्टी बना लें, मगर ये पार्टी मोहम्मद नवाज शरीफ के सोच, फिक्र और डॉक्ट्राइन से चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। किसी के इख्तलाफ रखें अपनी जगह, मगर अगर आपको बिल्कुल ही हमें गुंजाइश नहीं है आपको,
तो फिर आप अपने रास्ते पे लें। नवाज शरीफ का कारवां चल रहा है, तरक्की का कारवां चल रहा है, जमहूर का कारवां चल रहा है और वो चलता रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रजा साहबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शैला साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे कश्मीर इलेक्शन पे बात करनी है, लेकिन उससे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि एक लड़की को उसके खाविद ने मारा और इतना मारा कि जान से ही मार दिया। ये मामला क्या है, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट, आप खुद इस मामले को देख रही हैं, इसमें अब तक क्या डेवलपमेंट हुई है? अच्छा, ये है कि ये घरेलू तशद्दुद का वाक़या था और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ था। लड़का मुसलसल उसका शौहर उस पर तशद्दुद कर रहा था, यहाँ तक कि तशद्दुद में उसकी बच्ची जो है वो भी निशाना बनी थी। कुछ अरसे पहले बच्ची का हाथ भी तोड़ा था, लेकिन लड़की के घर वाले किसी न किसी बात पे मजबूर हो जा रहे थे और वो लड़की भी वापस चली जाती थी। इस कत्ल से पहले उसने लड़की के नाम जो प्रॉपर्टी थी वो सब अपने नाम करवाई और उसके बाद उसने कत्ल किया है। और वो एक जो उसकी वीडियो वायरल हुई है उसके हिसाब से वो एक अय्याशी हम कह सकते हैं उर्दू में इसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, तबीयत जो है शख्स है। और मैं वहाँ गई थी, मेरा डिपार्टमेंट पहले दिन से वहाँ मौजूद है। हैदराबाद में हमारा कंप्लेंट सेल भी है, दारुल अमान भी है। अच्छा, आप शैला साहब, जो कश्मीर में हो रहा है इलेक्शन कैंपेन में, बिलावल साहब खुद गए और बिलावल साहब ने रोस्टम से जो उनकी तनकीद का रुख होता था वो इमरान खान साहब पे तो कम होता था, लेकिन मरियम नवाज साहिबा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ तोपों का रुख ज़्यादा था। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कश्मीर में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा ख़तरा पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से? पाकिस्तान में जितने भी जो हैं ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, चाहे वो केपी में हो, पंजाब में हो, सिंध के अंदर, ख़ास तौर पर कराची में हो, क्योंकि उनकी जमात बहुत पीछे रह गई है। लेकिन सिर्फ मसला ये है कि इलेक्शन कश्मीर का और कश्मीर की पॉलिटिकल रियलिटीज के ऊपर बात कम हुई और हमारी जो नेशनल पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, उसके ऊपर ज़्यादा बात होती रही कश्मीर के इंतखाबात के अंदर। जवाब मरियम नवाज साहिबा की तरफ से नहीं आया और कुछ जो है वो सियासी दानिश्वर इसको सेंसिबल अप्रोच भी कह रहे हैं मरियम नवाज साहिबा की तरफ से कि उन्होंने इसको रेलेवेंट नहीं किया उस पर तनकीद करके या जवाब शिकवा करके। तो आप कैसे देखते हैं, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंपेन के अंदर कहीं कोई झोल रह गया है जो नहीं होना चाहिए था और एक मेचोरिटी का तासुर जो दिया जा रहा है वो रहा कहीं पर? मैं नहीं समझती कि ऐसी बात है। हमें पूछना पड़ेगा ना कि हमने, जब हमारी गवर्नमेंट थी आज़ाद कश्मीर में, तो उस वक्त सिर्फ एक यूनिवर्सिटी थी, हमने 4 यूनिवर्सिटीज़ दी, हमने वहाँ पे पुल बनाए जिन्होंने वहाँ पे ज़िंदगी आसान की, हमने रोड सेक्टर में बहुत काम किया, पावर प्रोजेक्ट पे अभी तक एक चल रहा है। जब हम पलंदरी की तरफ जाते हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें दरिया का जो है रुख मोड़ के उसको एक सुरंग के ज़रिए उसको जो है उस पे काम हो रहा है ताकि जब वो उसका प्रेशर बने तो वहाँ से बिजली पैदा हो। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो हमारे ज़माने में शुरू हुआ, ये अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? और नून लीग ने वहाँ पे क्या मेगा प्रोजेक्ट दिया, कोई दिया 4 साल 5 साल में या नहीं? ये वो सारे सवाल हैं जो हमारा सवाल पूछने का हक बनता है, बिल्कुल बनता है। ये बताइए कि अब तो इमरान खान साहब सफारा दिखाई दे रहे हैं कि वो इसके बाद यानी कश्मीर के मैदान के बाद अब अगला हदफ उनका सिंध का मैदान होगा और सिंध में अब वो एक स्ट्रैटेजी वज़ा कर चुके हैं। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खतरा है कि इमरान खान साहब अब रुख कर रहे हैं सिंध की तरफ और वहाँ पर पॉलिटिकली ज़्यादा मुनज़्ज़म होने की बात कर रहे हैं? सिंध उनका शुरू से हदफ है। वो अपने इस जज्बा इंतकाम में यहाँ तक तो आगे बढ़े कि NFC अवार्ड वो नहीं कर सके और जो 2020 में ड्यू था, क्योंकि 2016 में PMLN ने नहीं किया था, वो भी नहीं कर सके। दूसरी बात जो है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट CCI और काउंसिल ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, इसके साल में कम से कम 2 इजलास होने चाहिए, वो भी उन्होंने नहीं बुलाए। और सिंध में जो फेडरल के मुशावरत ये हो रही है कि वो ब्यूरोक्रेट्स जो विफाक के मंसूबों में रुकावट बने हुए हैं कि उसको एग्जीक्यूट ना करें, जो आलाकार जिनको कहा जा रहा है सियासी तौर पर आलाकार बने हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई पर भी मुशावरत हुई है आज के इजलास में। इमरान खान साहब, मैं ज़रा बात कर लूँ,
2 साल से फेडरल के जो मंसूबे हैं जो कि ख़ास तौर पर कराची और हैदराबाद के हैं उनको रोका गया है। उसके बदले अपने MQM के और PTI के लोगों को अब तक 50-50 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। सिंध के जो आइलैंड थे उनके ऊपर एक ऑर्डिनेंस ला के उसको दबाए रखते हैं, उस पर उनका हमें हदफ नज़र आता है। सिंध के इस साल 83.8 बिलियन रुपीस उनके एक तरफ और इसमें गैस के मद में हमारे मज़ीद पैसे उनके काटना अलग और मज़ीद 107 रुपए जो मिलने 147 जो बिलियन मिलने थे उसमें से अलग। तो ये सारे वो जब ये रकूम वो काटते हैं जो सिंध को हमें ड्यू शेयर में मिलनी है तो उनके हदफ पे तो हम मुसलसल हैं। फिर जैसे मैंने कहा कि मैं हूँ, जाकरानी साहब हैं, सईद गनी हैं, दूसरे लोग हैं, इन सब के ऊपर नैब को लाना तो सिंध तो हदफ पे है उनके, कब नहीं है। जो आदमी इतना गिर जाए कि सिंध का ज़राअत में ये ज़राई मुल्क है, 24% हिस्सा है, वो ये ना सोचे कि ज़राई मुल्क है, इसमें हम ज़राई अहदाफ हासिल करने तो सिंध को पानी दे दें, वो पानी रोक ले। ठीक है, बहुत शुक्रिया शैला साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रजा हमारे साथ मौजूद थी। एक क्विक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी अजब करप्शन की गजब कहानी पार्ट 2 आपके सामने पेश करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज हम एक बार फिर आपके सामने पंजाब में काबिल अफराद के इस्तेहसाल की दास्तान रखेंगे। हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में करप्शन की दास्तान का एक हिस्सा बयान किया था। आज इस करप्शन की कहानी की दूसरी किस्त आपके सामने रखने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि डीजी पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने कैसे माली करप्शन की, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर ने किस तरह से काबिल अफराद को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया। आपको ये भी बताएंगे कि डीजी के इंतकाम के बायस साइंसदान खोखे, पान शॉप्स और परचून की दुकानें खोलकर बैठने पर क्यों मजबूर हुए। आपको ये भी बताएंगे कि बैरून मुल्क से आला तालीम हासिल करने के बाद पाकिस्तानी साइंसदान पानी की बोतलें बेचने पर क्यों मजबूर हैं। आपके सामने रखेंगे कि फोरेंसिक एजेंसी बनाने के लिए कैसे कौम के अरबों रुपए एक ही शख्स की जेब में गए। ये दास्तानें इससे पहले कई बार मीडिया में लाने की कोशिशें की गई, लेकिन सरकार के दबाव के बायस इन खबरों को रोक दिया गया। हमें भी कई जराए से दबाव में लाने की कोशिश की गई, हमें भी हकायक सामने लाने से रोकने की कोशिश की गई, हमारी दस्तक को भी दबाव का निशाना बनाया गया, लेकिन हम किसी भी दबाव का जो है वो यकीनन उसको खातिर में लाए बगैर आपको बताएंगे कि डीजी फोरेंसिक साइंस लैब ने कैसे ज़हीन दिमागों को खोखला किया है, कैसे उन्होंने अपनी नौकरी को तूल देने के लिए साइंसदानों का इस्तेहसाल किया है। हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में आपको बताया था कि डीजी पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने अपने ही गांव के मुतादिद अफराद को नवाजा, करीबी दोस्तों पर नवाजिशात की, जहां उन्होंने अपने मंजूर नज़र अफराद को बड़े ओहदों पर तैनात किया, मनपसंद अफराद को नवाजा, वहीं दर्जनों काबिल अफराद के कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं किए गए। सीनियर साइंटिस्ट और अमरीका से तरबियत याफ्ता माहिरीन जिन्होंने एजेंसी की कारकर्दगी के लिए दिन रात एक किए, उन्हें नज़रअंदाज किया गया, परफॉर्मेंस से सरफे नज़र हुआ, उनके साथ मुतासबाना रवैया रवा रखा गया, उनको जहनी अजियत में मुब्तला किया गया, उन्हें इस्तीफे देने पर मजबूर भी किया गया, उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं किया गया, ख़त्म कर दिया गया, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं हुई। हम आपके सामने उन 32 अफराद की तफसील रखते हैं जो अमरीका से आला तालीम और तरबियत हासिल करके आए थे, लेकिन डीजी के रवैये के बायस ब्रेन ड्रेन का शिकार हुए। हमारे पास मौजूद डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक उनमें से 2 अफराद को दौरान तरबियत ही नौकरी से निकाल दिया गया, 8 अफराद की मुलाजमत के मुआहदे में तोसी नहीं हुई, 7 माहिर साइंसदानों ने डीजी के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर नौकरी छोड़ी, एक साइंसदान दौरान मुलाजमत इंतकाल कर गया, जबकि सिर्फ एक ही साइंसदान रिटायर हुआ। अमरीका से तरबियत याफ्ता 32 साइंसदानों में से महज 13 साइंटिस्ट ताहाल एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी नौकरी का भी कोई गारंटर नहीं, कोई गारंटी, कोई श्योरिटी नहीं है। अमरीका से इन अफराद के शोबाजात का अगर जायजा लिया जाए तो सबसे पहले पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के 2 अहम अफराद, अब्दुल कुयूम जिन्होंने डीजी के रवैये से दिलबर्दाश्ता होकर रेजिग्नेशन दिया, इसी तरह महबूब जिलानी दौरान सर्विस इंतकाल कर गए। एजेंसी का एक अहम शोबा क्राइम सीन का होता है। इस शोबे में 4 काबिल साइंसदान गुलाम अब्बास, मोमिना चौधरी, मोहम्मद राशिद भट्टी और बाबर हुसैन डीजी के इंतकाम का निशाना बने, जिनमें से 2 अफराद को नौकरी से निकाला गया, एक ने इस्तीफा दिया, जबकि एक फर्द ताहाल नौकरी पर मौजूद है। अब टॉक्सिकोलॉजी के शोबे से हुमैरा शफी की मुलाजमत में तोसी नहीं की गई,
जबकि हबीब अनवर मुलाजमत पर मौजूद होने के बावजूद इंतहाई जहनी अजियत का शिकार हैं। अब ट्रेस केमिस्ट्री के शोबे की अगर बात करें तो खालिद सज्जाद और समरा अफजल हैं। उन्होंने अमेरिका से तरबियत ली, मगर उनमें से एक साइंसदान ने दिल बर्दाश्ता होकर नौकरी से इस्तीफा दे दिया। नारकोटिक्स के शोबे में मोहम्मद यूसुफ ने ओहदे से इस्तीफा दिया। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में माली करप्शन भी उरूज पर है। अब वो फाइनेंशियल करप्शन क्या है, जरा वो आपके सामने रखता है। आपके सामने दो अहम टेंडर्स की तफसीलात रखेंगे। आईटी और सिक्योरिटी आलात के टेंडर्स की खरीदारी के लिए ये दो टेंडर्स थे, इक्विपमेंट खरीदा जाना था इन टेंडर्स के जरिए से। पहला टेंडर ऑफिस और सिक्योरिटी आलात की खरीदारी के हवाले से था, जबकि दूसरा टेंडर ट्रेनिंग लैब के लिए आईटी आलात की खरीदारी से मुताल्लिक था। पहला टेंडर HHI एंड सन्स की कंपनी, उनको ये सौंपा गया, उनको हैंडओवर किया गया। इस दौरान किसी भी दूसरे वेंडर की पेशकश पर तवज्जो नहीं दी गई, यानी यकतरफा तौर पर यह टेंडर अलॉट कर दिया गया। इस कंपनी से सिक्योरिटी आलात खरीदे गए और पंजाब हुकूमत ने 6 करोड़ 15 लाख रुपए अदा किए। इसी तरह RJ ली ग्रुप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, RJ ली ग्रुप की कंपनी मेगा को IT आलात की खरीदारी का टेंडर दिया गया। 1 करोड़ 6 लाख 58,236 रुपए दिए गए। 7 करोड़ 21 लाख 58,236 का सामान आज तक इस्तेमाल नहीं हो सका, यूटिलाइज ही नहीं हुआ। यह सब महकमा दाखिला पंजाब वजीर आला ऑफिस की आंखों के सामने हुआ, लेकिन डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर और उनकी टीम के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाया जा सका। करप्शन की कहानी ये नई नहीं है, बल्कि इस दास्तान का आगाज 2010 में हुआ था, जब डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अशरफ प्रोजेक्ट कंसल्टेंट थे। उन्हें फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की तामीर का टारगेट दिया गया था। 2010 ही में बतौर कंसल्टेंट डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अशरफ ने अमरीकी कंपनी RJ ली मुतारिफ कराई थी। इस कंपनी को डेटा सेंटर और लिम्स सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। 20 मार्च 2010 को इसी कंपनी के साथ मुआहिदे की मंजूरी हो जाती है। अब आप ये जानकर हैरान होंगे कि लिम्स के डायरेक्टर मोहम्मद ताहिर, कंसल्टेंट डॉक्टर ताहिर अशरफ, ए पावन और क्रेमन ली चारों इंतहाई करीबी दोस्त हैं। कई इजलासों में ए पावन और क्रेमन ली ने अपनी दोस्ती का एतराफ़ भी किया। पंजाब फोरेंसिक लेबोरेटरी की तामीर के लिए 10 जून 2010 को लिम्स सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट $11 लाख में अमरीकी ग्रुप को देने का फैसला किया गया। ये जो RJ ली ग्रुप है, 27 अक्टूबर 2010 डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अशरफ ने $16,90,000 में डील RJ ली ग्रुप के लिए हासिल की। 26 नवंबर 2010 को अमरीकी ग्रुप की पेमेंट देने की मंजूरी हुई। इजलास में अमरीकी ग्रुप को $11 लाख डेटा इंस्टॉलेशन की मद में, जबकि $16,92,000 लिम्स की दिए गए कि लिम्स सॉफ्टवेयर बनेगा और फिर यहाँ पर इंस्टॉल होगा। मुआहदे के तहत लिम्स की तामीर के लिए 60%, जबकि डेटा सेंटर के लिए 80% फौरी अदा किए गए। ये फौरी तौर पर ये रकम जो है वो डिस्बर्स कर दी गई, फौरी तौर पर इमीडिएटली। कौमी खजाने से अदायगियाँ नेशनल बैंक अकाउंट के जरिए की गई। हुकूमत ने 3,48,000 की अदायगी पहले मरहले पर की, जबकि 6 जुलाई 2012 तक दीगर अदायगियाँ भी हो गई, जबकि $38,000 की अदायगी मकामी वेंडर को दी गई। ये तमाम अदायगियाँ कंसल्टेंट और मौजूदा DG डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अशरफ की हिदायत पर हुई। कौमी खजाने को करोड़ों की फक्की देने के बावजूद ना तो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया और ना ही डेटा सेंटर से कोई फायदा हासिल हुआ। लिम्स में इस वक्त जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा है, बज़ाहिर लिम्स ही है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर हकीकी मानों में इस्तेमाल हो रहा है वो DG और उनकी टीम का दावा है कि ये सॉफ्टवेयर उन्होंने खरीदा है, मगर हकीकत यह है कि सॉफ्टवेयर डॉक्टर नवीद अहमद रंधावा ने तैयार किया था, जिससे DG ताहिर अशरफ ने ज़बरदस्ती इस्तीफा लिया, रेजिग्नेशन, क्योंकि वो तो जानते थे कि सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया है, ये किस तरह से अप्लाई होगा, क्या होगा। जब वो बन गया, एप्लीकेबल हो गया, यूटिलाइज होने लगा, तो उसके बाद DG साहब ने उनसे इस्तीफा ले लिया। यकीनन इनसिक्योरिटी की एक वजह दिखाई देती है। उनसे इस्तीफे के बाद DG ने अपनी ही टीम को नवाजा। डेटा सेंटर में इंस्टॉल्ड तमाम हार्डवेयर नाकारा हो चुके हैं। ये बड़ी अहम बात है कि डेटा सेंटर में जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स थे वो बगैर चले ही नाकारा हो गए हैं, लेकिन यहाँ भी पंजाब हुकूमत की आंखों में धूल झोंक दी गई है। DG और उनकी टीम ने हार्डवेयर की मरम्मत के लिए फंड्स मांगे, हालांकि नाकारा जो हार्डवेयर है उसकी जगह नए आलात खरीदने की कोशिश की जा रही है। अब 77 बरस की उधेड़ उम्र DG डॉक्टर ताहिर अशरफ की करप्शन का धंधा होम सेक्रेटरी, वजीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी की नाक के नीचे हो रहा है, मगर किसी के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। वज़ीर आला पंजाब और वज़ारत दाखिला पंजाब को संजीदगी के साथ, इंतहाई संजीदगी के साथ इस मामले पर गौर करना होगा कि कौन सी ऐसी वजूहात है जिनकी बुनियाद पर 77 बरस के DG की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की जा रही है, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन हो रही है, खिलाफे कानून हो रही है, लाखों नौकरियों की दावेदार हुकूमत ब्रेन क्यों कर रही है? क्योंकि हुकूमत का क्लेम है कि अभी उन्हें कोई ऑल्टरनेटिव मिल नहीं रहा, वो टैलेंट हंट कर रहे हैं। वो कौन सी वजूहात है कि टैलेंट जो है दैट गोज डाउन द ड्रेन, इसको आइडेंटिफाई करना है। काबिल नौजवानों की बजाय उधेड़ उम्र शख्सियात पर नवाजिशात क्यों की जा रही हैं,
ये सवाल भी है जिसको हम अपने दस्तक में उठा रहे हैं और बाब इख्तियार की फिक्र पर दस्तक देने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द दरवाज़ा खुल जाएगा और ये जो करप्शन हो रही है टैक्स पेयर के पैसों से, ये पैसे यहाँ पर इस तरह से जा रहे हैं, लग रहे हैं कि जिसका फ़ायदा एक आम आदमी को नहीं हो रहा है, यकीनन उसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश भी की जाएगी। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो IT एंड टेलीकॉम सेक्टर से मुतालिक बात करेंगे। वज़ीर आज़म टास्क फोर्स बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमें ज्वाइन करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में पाकिस्तान ने एक बड़ा और अहम संगे मील अबूर कर लिया है। पाकिस्तान में पहली बैनुल-अक़वामी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है। 3 ऑस्ट्रेलवी और 5 चाइनीज यूनिवर्सिटीज के साथ पाक ऑस्ट्रेलिया फैक्चुअल मंसूबे का आगाज भी हो चुका है। ये नहीं बल्कि मुल्क की तारीख में पहली बार 90,000 नॉन टैक्स फाइलर्स को भी टैक्स फाइलर बनाने का संगे मील IT सेक्टर के मरहून मिन्नत है। इस वक्त पाकिस्तान में मैट्रिक के तलबा को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी की तालीम दी जाएगी। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में रिवायती तालीम से हटकर आगे बढ़ने के लिए कोशा है। वो सारे अनऑर्थोडॉक्स जो टूल्स अवेलेबल हैं उनको यूटिलाइज किया जा रहा है, कैपिटलाइज कर रहा है। ये सब कैसे मुमकिन हुआ है? क्या पाकिस्तान IT सेक्टर में भारत को नीचा दिखाने के काबिल हो सकेगा? क्या पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा? IT सेक्टर की तरक्की में रुकावटें क्या हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की राह में हायल रुकावटें कैसे दूर की जा सकती हैं? बात करेंगे इस वक्त चेयरमैन वज़ीर आज़म टास्क फोर्स बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, यू आर रिकग्नाइज्ड एज फादर ऑफ IT एंड टेलीकॉम सेक्टर इन पाकिस्तान एंड विच इज द वे फॉरवर्ड एक्चुअली। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन सो फार, इनिशिएटिव्स क्या हैं खासतौर पे इस रिजीम के अंदर जो आपकी लीडरशिप में लिए गए हैं? अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मिनिस्टर जब था साइंस और टेक्नोलॉजी का, उस वक्त IT और टेलीकॉम भी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस का एक हिस्सा था, एक डिवीज़न था। तो उस ज़माने में बहुत सारी हमने चीज़ें की। पाकिस्तान की सबसे पहले IT पॉलिसी लेकर आए, फिर एक तेज़ी से इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया जिसके अंदर तहत हमने पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट खला में पाकसैट-1 प्लेस किया। इंटरनेट के दाम जो थे वो $87,000 फ़ी महीना थे, उसको कम करके चंद $100 पे लेकर आ गए ताकि बहुत सस्ता हो गया पूरे मुल्क में इंटरनेट। जाल फैलाया फाइबर का, 40 शहरों से बढ़ के कोई 2000 गाँवों और शहरों तक इंटरनेट का जाल फैला दिया गया। और इसके साथ साथ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर सिर्फ तकरीबन 3 लाख मोबाइल फ़ोन थे उस वक्त। तो और एक वजह ये थी कि लोग जो थे वो कॉल रिसीव करने पर भी उनको पेमेंट करनी पड़ती थी। तो आम आदमी घबराता था कि कॉल कोई कर रहा है और पैसे मेरी जेब से जा रहे हैं। तो उसको हमने रिवर्स किया और कॉलिंग पार्टी पेज लेकर आए रेजीम, जिसका मतलब है जो कॉल करेगा वो पे करेगा, ना कि जो रिसीव करेगा। इस वक्त भी आप 3 टास्क फोर्सेस को लीड कर रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से ये बनाई गई हैं। तो ये जो टास्क फोर्सेस है और एट दिस पॉइंट इन टाइम, देखिए जिस वक्त आपने ये सब किया उस वक्त शायद इतना कंपेटिटिव एनवायरनमेंट नहीं था जितना आज है, और जिस तरह से ये सेक्टर ग्रो किया है, तो ये टास्क फोर्सेस, इसमें आपका क्या रोल है? इस वक्त आप मुल्क को कहाँ खड़ा देखते हैं इस कंपेटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर? बात यह है कि 3 टास्क फोर्स हैं। एक तो IT और टेलीकॉम का टास्क फोर्स है जिसका मैं को चेयरमैन हूँ, मिनिस्टर हैं और मैं 7 चेयरमैन हैं इसके। और दूसरा जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नेशनल टास्क फोर्स है जिसका मैं चेयरमैन हूँ। और तीसरा सबसे अहम टास्क फोर्स जो है वो नॉलेज इकोनॉमी का टास्क फोर्स है जिसके प्राइम मिनिस्टर खुद चेयरमैन हैं और मैं वाइस चेयरमैन हूँ। उसमें 5-6 फेडरल मिनिस्टर्स, जिसमें मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IT, टेलीकॉम वगैरह सब मेंबर्स हैं। और इसके तहत तकरीबन 100 अरब रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स शुरू की गई हैं जो कि मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर हैं। 100 अरब एक बहुत बड़ी रकम होती है। अगर आप ये देख लें कि पूरे मुल्क का जो साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बजट था आज से 2 साल पहले, वो तकरीबन 1 अरब था। और ये जो है ये 100 अरब रुपए की प्रोजेक्ट्स जिसमें मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, एजुकेशन, साइंस, IT एंड टेलीकॉम, एग्रीकल्चर और एटॉमिक एनर्जी कमीशन जैसे इदारे भी इन्वॉल्व हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू किया गया है कि हम किस तरह मुल्क को एक
नॉलेज इकोनॉमी की तरफ, एक इल्म पर मबनी मईशत की तरफ ले जा सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये सेक्टर्स हैं और ख़ासतौर पे यूथ ओरिएंटेड हैं और इन सेक्टर्स में फ्रीलांसिंग की बात होती है, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप की बात होती है, इसमें सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी की बात होती है। तो ये बताइएगा कि इस सेक्टर के अंदर यूथ को इनिशिएटिव्स इंसेंटिवाइज करने के लिए फ्रीलांसिंग में एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड इस पर कितना फोकस्ड है और क्या काम हो सका अभी तक? एक नई यूनिवर्सिटी हमने कायम करी है, पाकिस्तान ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटी, जो कि इस्लामाबाद से कोई 40-50 मिनट पर है, हरीपुर में, हज़ारा में। और ये जो है इसमें 8 मगरबी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, 3 ऑस्ट्रिया की और 5 चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़, 8 फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का पार्टिसिपेट कर रही हैं। उसका जो सेंटर पीस है वो यही है, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप। एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी पार्क उसके अंदर है। अभी 6-7 महीने हुए हैं इसको इफ्तिताह किए हुए, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, लेकिन 30-35 प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डेवलप किए जा रहे हैं और $10 मिलियन की खतीर रकम सिर्फ इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए वहाँ रखी गई है। इसी तरह की एक नई यूनिवर्सिटी कोई 17 अरब रुपए के से मंजूर की गई है, जो कि पंजाब गवर्नमेंट फंड करेगा सियालकोट में। वहाँ भी इनोवेशन जो है और एंटरप्रेन्योरशिप जो है सेंटर पीस होगा। और बहुत सारे टेक्नोलॉजी पार्क्स कायम हुए हैं और किए जा रहे हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और जामियात में। Exactly, this is what I want to know, sir, कि भारत के साथ जब कंपटीशन की बात होती है खासतौर पे आईटी सेक्टर में, तो कहा जाता है कि हम बहुत पीछे हैं और वो लोग, उनका आईटी सेक्टर बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है और दे आर, वो हमसे बहुत आगे हैं सर, एंड वी आर फार बिहाइंड। तो ये बताएं सर कि हम उसको कम से कम टक्कर देने के काबिल कब तक हो जाएंगे? आईटी में टक्कर देने के अगर ये मोमेंटम जारी रहा तो कम से कम 10 साल लगेंगे या 15 साल लगेंगे आपको कैचअप करके आगे बढ़ने में, क्योंकि आप जो है, इंडिया जो है बहुत पहले स्टार्ट ले लिया था इंडिया ने, आईआईटीज़ वगैरह। इंडिया की एक्सपोर्ट्स जो है वो 100-150 अरब डॉलर सालाना है, हमारी कोई 2-3 अरब डॉलर हैं, क्योंकि हमने बहुत लेट स्टार्ट लिया। तो लेकिन एक्चुअल आईटी इंडस्ट्री के अंदर अभी ग्रो करने में कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे अगर ये मोमेंटम से हमने आगे कोशिश जारी रखी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म टास्क फोर्स बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है, लेकिन हमारी तरफ से देखने वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ईद के बाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।